तेज खबर पैनी नजर। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 25 नवंबर से 27 दिसंबर तक हिम सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर आपके तथा आपके परिवार के कोविड-19, कुष्ठ रोग, टीबी, मधुमेह, उच्च रक्तचाप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कोविड-19, टीबी जैसी बीमारियों के लक्षण छुपाने पर ये आपके परिवार और समुदाय में फैल सकते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि इस अभियान में पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर दें तथा हिम सुरक्षा अभियान को सफल बनाने में सहयोग करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, खबर फास्ट पर सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। आखिर कब तक 3 से 4 साल की मासूम से लेकर 60 से 70 साल तक की बुजुर्ग महिलाओं तक को नहीं बख्श रहे ये विकृत मानसिकता के लोग। विद्या के मंदिर से लेकर भगवान के घर तक, खेत खलिहान से लेकर शहर की चौड़ी सड़कों तक, आज बच्ची से लेकर बुजुर्ग तक महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हरियाणा सरकार जो महिला सुरक्षा का दम भरती है और कहती है कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सजग है, उसी प्रदेश के झज्जर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार क्या वाकई बेटी बचा पाने में सक्षम है? क्या इंसान वाकई इंसान कहलाने के काबिल भी रहा है या फिर इस कदर हैवान हो चुका है कि एक मासूम को नोचने से पहले भी एक बार भी उसकी अंतरात्मा उसे रोकती नहीं, कोसती नहीं? दिखाएंगे झज्जर जिले की वो खबर भी और होंगे सवाल भी। ये मामला 20 दिसंबर यानी रविवार की रात का है। 5 साल की मासूम के जन्मदिन की रात थी और उसी रात पड़ोस में रहने वाले एक दरिंदे ने 5 साल की मासूम को अगवा कर अपने घर पर दरिंदगी का शिकार बनाया और उसके बाद उस मासूम की हत्या कर दी। आरोपी ने बच्ची के पिता को घर में बंद किया और बच्ची की मां के साथ भी दुष्कर्म करने की कोशिश की। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, कैंडल मार्च निकालकर मासूम को श्रद्धांजलि अर्पित की और आरोपी को फांसी दिए जाने की मांग की। अब ऐसे में उस मासूम बच्ची के माता पिता पर क्या बीत रही है, इसे जानना बहुत ज्यादा तकलीफदेह है। से फूट फाट के आया था, नशे करके आया था, तो उसने दरवाजा जोर से लात मारी तो हमने कि टूट जाएगा, खुल जाएगा। उसके सिर में चोट लग रही थी, मैंने कहाँ से पिट के आ गया घर पे, अपनी माँ के पास कहीं रिपोर्ट कराया, फिर कुछ टूटा। मैं उसको ले गया, मैंने चलो ले गया, मेरे को वहाँ पे उसने बंद कर दिया, बोला मेरी माँ भीतर है, धक्का मार बंद कर दिया। वो फिर मेरी पत्नी के लिए आया, पत्नी भाग गई तो उसने मेरी बच्ची को ले गया। कल उसका जन्मदिन था, 20 तारीख को, पूरी 5 साल की हुई है, पूरी कल 5 साल की। फांसी चाहते हैं हम उसकी, हम तो फांसी चाहते हैं। परिवार वालों ने जाम लगाया था, कैंडल मार्च भी निकाले, कुछ मांग की शंकाएं थी, उनकी सारी शंकाओं को दूर करेंगे, दोषी को सजा दिलाने की मांग करी है और सारे सबूत इकट्ठे करके उसके खिलाफ जल्द से जल्द चालान न्यायालय में देकर उसको कैपिटल पनिशमेंट दिलाएंगे। पुलिस कर्मचारियों पे जो पुलिस कर्मचारियों ने किसी ने भी अवज्ञा करी है उसकी इंक्वायरी कराकर जो मैक्सिमम कार्रवाई होगी वो करेंगे। इसके अंदर इन्होंने टर्मिनेट करने की कही है, हमने एसपी साहब को लिख के दे दिया है। फांसी की सजा की डिमांड, फांसी की सजा की इन्होंने डिमांड करी है। हम कोर्ट के अंदर सारे ठोस से ठोस सबूत रखेंगे ताकि उसको कैपिटल पनिशमेंट में सुरक्षा को लेकर सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। लोग सड़कों पर हैं, लोगों में गुस्सा है और लोग पुलिसिया कार्रवाई पर भी सवाल उठा रहे हैं। सुनिए। वो लड़का अर्धनंग की हालत में देखा गया, ठीक है, नशे में धुत था। आज से पहले भी उसके ऊपर कई केस हो चुके हैं, लेकिन पुलिस वालों ने कोई सभी छूट के आ जाता था। वो उच्च अधिकारी वहाँ पे गए थे। हाँ जी बिल्कुल थे। हमने एसपी साहब के पास गए, एसपी साहब ने तभी की तभी 5 मिनट के अंदर एसएचओ साहब को भेज दिया, लेकिन सिटी थाने के अंदर से तभी भी कोई नहीं आया।
हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है। हर रोज महिलाओं पर हो रहे अपराध की खबरें हम सुनते हैं और देखते हैं, लेकिन तकलीफ थोड़ी ज्यादा तब होती है जब जघन्य अपराध एक ऐसे मासूम के साथ हुआ हो जो शायद अब तक ढंग से बोलना भी ना सीखा होगा, लेकिन उससे पहले ही दुनिया से अलविदा कह गया। मनोहर सरकार ने आईपीसी की धारा 376 में एक नया सेक्शन जोड़ करके राज्य में 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ अगर गैंगरेप के आरोपी हैं तो उनको मृत्यु दंड देने का प्रावधान किया है और मृत्यु दंड के अलावा कठोर कारावास और जुर्माने सहित 14 साल या फिर आजीवन कारावास का दंड भी दिया जा सकता है। 354 की धारा में नया सेक्शन जोड़ते हुए छेड़छाड़ मारपीट के आरोपियों के लिए कम से कम 2 साल की सजा का प्रावधान किया है और इसे बढ़ाकर 7 साल भी किया जा सकता है। इसी उम्मीद के साथ कानून में प्रावधान किया गया था कि महिला अपराध से जुड़े कानून को और अगर कड़ा बनाया जाएगा तो उसके बाद राज्य में महिला अपराधों में कमी आएगी। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं, एक बार जरा वो देखिए। हरियाणा में कितनी सुरक्षित हैं बेटियां, ये सबसे बड़ा सवाल है। निर्भया फंड का कितना प्रयोग हुआ, यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये आंकड़े आप देखिए, एनसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में 14,683 महिला अपराध के मामले दर्ज किए गए, 2018 में 14,326, 2017 में 11,370 आपराधिक मामले दर्ज किए गए। तो हरियाणा में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं, इन आंकड़ों के जरिए देखिए। साल 2016 में 9,839 मामले दर्ज हुए, 2015 में 9,511, यानी कि साल दर साल इन मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह कि जब हरियाणा सरकार तमाम कोशिशें कर रही है कि महिला के प्रति जो अपराध हो रहे हैं महिलाओं के साथ, उनमें कमी लाई जाए, कानूनों में प्रावधान किए जा रहे हैं, तो फिर क्या कारण है कि इन अपराधों में कमी नहीं देखी जा रही? कुछ सवाल जो आज हम अपने मेहमानों से पूछेंगे, जिन पर चर्चा होगी, उन सवालों को भी आपको दिखाते हैं कि क्या आज सवाल आपका में हम सवाल मेहमानों से पूछने वाले हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हरियाणा में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है। पहले निकिता गोलीकांड सामने आया और अब देखिए आज 5 साल की मासूम की बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ वो खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। निर्भया फंड का कितना प्रयोग हुआ है, यह भी सबसे अहम सवाल है कि बेटियों की सुरक्षा के लिए जो निर्भया फंड अलॉट किया गया था केंद्र सरकार की तरफ से, हरियाणा में उसका कितना प्रयोग हुआ है अब तक? कानूनी प्रक्रिया को सुधारने की कितनी जरूरत है, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल। दरिंदों को कानून का खौफ क्यों नहीं है? एक सवाल यह भी है, जब कानून लगातार कड़े किए जा रहे हैं तो फिर खौफ क्यों नहीं है, कानून का डर क्यों नहीं है दरिंदों के अंदर? यह भी सबसे ज्यादा वाजिब सवाल है। 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देती हूं और कुछ नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। उन नंबर्स पर कॉल करके आप भी अपनी राय दे सकते हैं, अपने सवाल कर सकते हैं। महिला सुरक्षा से जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है, आपकी कुछ भी राय है, तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। 2 मेहमान जुड़े हैं मेरे साथ। डॉक्टर राकेश जो कि वरिष्ठ नेता है बीजेपी से, वो जुड़ गए हैं। धर्मवीर ढींढसा अधिवक्ता है, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल डॉक्टर राकेश आपसे रहेगा, क्योंकि देखिए हरियाणा सरकार की तरफ से कानूनों में प्रावधान किया गया ताकि जो महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है उसका ग्राफ कहीं ना कहीं कम हो। 31 नए महिला थाने खोले गए। हरियाणा पुलिस बल में पहले महिलाओं की संख्या 3% होती थी, अब इस संख्या को बढ़ाकर के 10% कर दिया गया। दुर्गा शक्ति ऐप का इस्तेमाल शुरू किया गया। लेकिन क्या कारण मानते हैं कि हरियाणा में लगातार जो महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं, क्राइम हो रहे हैं, उसका ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है? डॉक्टर राकेश जी, पूजा नमस्कार जी। आपके नमस्कार। सारी ऑडियंस को भी मेरा नमस्कार। देखिए, ये बहुत ही दर्दनाक घटना जो यहाँ पे घटी है, ये 5 साल की बच्ची के साथ जो हादसा हुआ है, ये वाकई में ही बहुत ही दुखद सभी के लिए है। और इसमें आपने जैसा अभी आपने खुद ही बताया है कि दुर्गा शक्ति और सारे जो प्रावधान हरियाणा सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, वो महिलाओं को कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देने के लिए ही इसमें वो कर रही है। और ये इस तरह, मैं तो ये मानता हूँ कि जो इस प्रकार के लोग हैं जो आस पड़ोस में ही रहते हैं और विकृत मानसिकता उनकी है, तो बच्चों के साथ भी इस तरह का अपराध कर सकते हैं, उनके तो बहुत सख्त से सख्त जो है सजा मिलनी ही चाहिए। और मेरा तो ये कहना है कि भाई सरकार अपनी तरफ से आज इस मामले में भी, पुलिस ने भी, प्रशासन ने भी बहुत ही अच्छे तरीके से इस मामले को टेकअप नहीं, जाहिर तौर पर मैं डॉक्टर राकेश इस सवाल पर भी आऊंगी। आप कह रहे हैं कि पुलिस ने भी अच्छा काम किया है, सरकार भी बेहतर काम कर रही है, लेकिन आपने सुना होगा, अभी हमने सुनाया कि वहां पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, वो पुलिसिया कार्रवाई पर भी सवाल उठा रहे हैं। क्या उन पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई की जाएगी? जी, देखिए,
आज ही मेरी जो पुलिस महकमे में अधिकारियों से बात हुई है और मैं खुद भी वहाँ मौके पर गया था उन लोगों को उनके साथ के लिए, और जो भी कर्मचारी अधिकारी जो भी इसके अंदर शामिल थे उन पर भी कहीं ना कहीं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। जिन्होंने कॉल को रिस्पॉन्ड टाइमली नहीं किया था तो वो उनको सस्पेंड कर दिया गया है और उनके खिलाफ भी पूरा मुकदमा और कार्रवाई जो भी बनती है। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। धर्मवीर जी से भी सवाल रहेंगे, लेकिन पहले दर्शक मेरे साथ जुड़ गए हैं रोहतक से रणवीर जी। रणवीर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। मैं आपके चैनल का बहुत स्वागत करता हूँ जो आप इस प्रकार के मुद्दे उठाते हो, और मैं डॉक्टर राकेश से जी प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश में ये फांसी की सजा वाला कानून से कोई असर नहीं होगा। सीधा चौराहे पे खड़ा करके गोली मारने का कानून बनाओ देश के अंदर, ये अपराध खत्म हो जाएगा। ये हमारी 100% गारंटी है। लेकिन इस कानून को सरकार कभी नहीं लाएगी, क्योंकि फिर बड़े आदमियों को कोई नहीं बताएगा जो इस प्रकार के काम करते हैं, इसलिए इस कानून को लाएंगे। अगर इस नारी की इज्जत को बचाना है तो ये इस कानून को लेना बहुत जरूरी है कि सीधा चौराहे पे खड़ा करके गोली मारो सबूत। और पुलिस वालों ने जो इस केस के अंदर लापरवाही जिस तरह से हम टीवी पर देख रहे हैं, उनको सस्पेंड करने से कुछ नहीं होता। ये तो खाली खाना पूर्ति है, इधर कर दिया उधर कर दिया, सीधा बर्खास्त किया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। एक और दर्शक हैं करीम खान। करीम खान जी, स्वागत है आपका। जी सर, अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए। जी 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 मेरा कहना ये था, ये बड़े बड़े नेता लोग और जो पॉलिटिकल लोग हैं, ये लोग विदेशों में घूमते हैं। विदेशों में इनको देखना चाहिए कि पुलिस का इकबाल कितना बुलंद है, कानून का इकबाल कितना बुलंद है। मैं अभी पिछले वर्ष 2019 में हज के लिए गया था सऊदी अरबिया। मैंने वहाँ देखा कि मक्का के अंदर कोई किसी को आंख दिखा के बात नहीं कर सकता। झगड़े लड़ाई की तो बात दूर, विचार की बात दूर। ये लोग विदेश घूमते हैं, लेकिन ये उसको अपने आचरण में मिल जाते कि बाहर की पुलिस का और कानून का इकबाल कितना बुलंद है। इन लोगों ने जहाँ भी जो मामले होते हैं उसमें ये अपना और पराया ढूंढने लगते। अरे गुनहगार तो गुनहगार होता है, गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए। उसमें अपना और पराया क्या होता है? पार्टी का है, इस पार्टी में है, उस पार्टी में है, इस तरीके के लोग मामले करते हैं और यानी व्यभिचार को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कानून का इकबाल बुलंद नहीं करते, गिराते हैं। बिल्कुल करीम खान जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपनी राय साझा करने के लिए। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, वेद प्रकाश जी चरखी दादरी से। वेद प्रकाश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार। पूजा जी, मैं जो कह रहा हूँ वो, मैं एक एनजीओ चलाता हूँ और कुछ विशेष क्षेत्र में काम करता हूँ, और विशेषकर महिलाओं के प्रति जो अपराध है मैं बड़ा काफी शामिल किया। मैं जो आरोप लगाने जा रहा हूँ पुलिस पर, वो उनको एक ऐसे मत लेना कि किसी में भावावेश में कह जाऊँ। मेरे पास आंकड़े हैं और पिछले 10 साल के आंकड़े हैं कि किस प्रकार से पुलिस ने अपराधियों को बचाने का काम किया, कहाँ काफी आंकड़े। नंबर 1, मैं ये नहीं कहूँगा सारी की सारी पुलिस इनकम्पिटेंट है, लेकिन हरियाणा पुलिस में एक बहुत बड़ी भारी इनकम्पिटेंसी है। वो बहुत से चलानों के माध्यम से देखी जा सकती है। मैं और गहराई नहीं जाऊंगा। जांच करने के बाद जो चलान देते हैं उसमें वो स्पष्ट होती है। आप कहीं भी किसी कोर्ट में 10 चलान उठा के दे लीजिए, उनमें किस प्रकार की कमियां होती है। इनकम्पिटेंसी काफी है। महकमे को, सरकार को वो इनकम्पिटेंसी दूर करनी चाहिए। नंबर 2, सर मैं चाहूंगी थोड़ा जल्दी से आप अपनी बात कंप्लीट करें, क्योंकि कुछ और दर्शक मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हाँ जी, 2 मिनट लूंगा। नंबर 2, हरियाणा पुलिस में एक ही जिले में लॉन्ग स्टे किए हुए, एक ही आईजी रेंज में लॉन्ग समय से जो रुके हुए हैं, वो पुलिस वाले ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग की तरह काम करते हुए चेन के रूप में काम करें, उससे मेरे पास प्रमाण है। ठीक है, मैं चाहूंगी सर, आपके पास अगर कोई प्रमाण है तो केवल इस मंच के जरिए ही नहीं, बल्कि आप जाकर के उसको लीगल तौर पर, ऑफिशियल तौर पर भी उसकी शिकायत करें तो मुझे लगता है बेहतर रहेगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। डॉक्टर राकेश, आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी आंकड़े बता रहे हैं, आंकड़ों के साथ जो बात कह रहे हैं, आप भी उस पर गौर फरमाइएगा। कोशिश कीजिएगा कि अगर इस तरीके के तत्व हमारे हरियाणा पुलिस बल में भर्ती हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई आपकी सरकार करने की कोशिश करे। धर्मवीर जी, एक सवाल आपसे, उसके बाद कुछ और
दर्शक मेरे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मवीर जी, आपको क्या लगता है, हरियाणा सरकार की तरफ से कानूनों में प्रावधान किए गए, कानून को और सख्त किया गया ताकि इस क्राइम रेट के ग्राफ में कमी आए, लेकिन लगातार क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है महिलाओं के खिलाफ। अब किस तरीके से इसको देखा जाए? क्या आपको लगता है कि कानून में और ज्यादा संशोधन करने की जरूरत है, या फिर एक बड़ा कारण यह है कि इंसाफ के लिए लंबे लंबे समय तक धक्के खाने पड़ते हैं और इसीलिए जो दरिंदे हैं, बदमाश है, वो बेखौफ रहते हैं? धर्मवीर जी। जी देखिए, आपने सीधे तौर पर जो सवाल उठाया कि कानून में प्रावधान, देखिए कानून में सजा के जो प्रावधान है उसमें जो उम्र कैद और फांसी की सजा तक के प्रावधान इन मामलों में कर लिए गए हैं, और इससे ज्यादा बड़ी सजा किसी अपराधी के लिए कि उसको मृत्यु दंड की सजा दे दी जाए किसी अपराध के लिए, सजा कानून में या किसी तरीके से उसके लिए हो नहीं सकती। लेकिन सजा मिलने में देरी होती है, सजा मिलने में बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है। देखिए, जहां तक सजा में देरी का सवाल है, उसके लिए स्पेशल तौर पे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट जो बनाया गया, स्पेशल अदालतों का जो निर्माण किया गया, वो प्रक्रियाएं की गई, लेकिन सही मायनों में जो एक कानूनी प्रक्रिया से जो ऐसे मामले या कोई भी मामला न्यायालय में जब जाता है उसको गुजरना होता है, क्योंकि कानून में ये प्रावधान है कि हर एक दोषी को उसकी बचाव का भी हक दिया जाना चाहिए। वही मैं इसी बात पर आ रही हूँ धर्मवीर जी। इस तरीके के जघन्य अपराध में भी इतने ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, जो दरिंदे होते हैं उनके पास ऐसे ऑप्शंस होते हैं खुद को बचाने के लिए। निर्भया केस में हम सबने देखा, आखिरी सेकंड तक, आखिरी मिनट तक लगे रहे वो मर्सी पिटीशन दाखिल करने में, और कितने सालों के बाद इंसाफ मिला। मैं इसी कानूनी प्रक्रिया की बात कर रही हूँ कि क्या कानूनी प्रक्रिया इतनी जटिल है, इसलिए बदमाश, इसलिए दरिंदे बेखौफ है और महिलाओं के साथ अपराध करने से पहले एक बार नहीं डरते? जी देखिए, कानूनी प्रक्रिया जटिल होने का एक विशेष कारण, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान या दुनिया की कोई भी न्यायिक प्रणाली या प्रक्रिया आप देख लीजिए, उसमें नो वन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट ऑफ लाइफ एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। जो कानूनी प्रक्रिया के तहत ही किसी व्यक्ति के ऊपर जो चलाए जाते हैं मुकदमे, क्योंकि जो न्यायाधीश बैठा है उसको फॉल्स इम्प्लीकेशन, कोई ऐसा कोई निर्दोष किसी मामले में न फंस जाए, उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तथ्यों और सबूतों को न्यायालय के सामने लाना पड़ता है। ये बहुत वाजिब बात है। बिल्कुल धर्मवीर जी, मैं आपके पास लौटती हूँ। एक और दर्शक है, सुषमा जी हैं यमुनानगर से। सुषमा जी, स्वागत है आपका। लगता है संपर्क उनसे टूट गया। एक और दर्शक है, कुलदीप जी झज्जर से जुड़ गए हैं। कुलदीप जी, स्वागत है आपका। हाँ जी। जी सर। हेलो। हाँ जी सर, बताइए अपना सवाल। मेरा सवाल ये है कि ये बेटियों तक का अत्याचार कब तक होगा? मैं हरियाणा एक सर्विसमैन लीग का अध्यक्ष बना 2010 से। ये कब तक होगा बेटियों के लिए? ये डॉक्टर राकेश बैठा दिया आपने, आप ये बताओ पहले ये कब तक होगा? क्या बोला कानूनी कार्रवाई होगी? नहीं तो हमारे को सर्विसमैन को दे दो। सर, हम खुद आज इस मंच के जरिए यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर कब तक। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, यहाँ पर हम जरूर सरकार से भी सवाल पूछते हैं, सवाल उठाते हैं और तीखे सवाल करते हैं कि सरकार क्या कर रही है बेटियों की सुरक्षा के लिए, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि एक नागरिक होने के नाते, समाज का हिस्सा होने के नाते, एक सिटीजन होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, हम समाज को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, ये हमारी भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सरकार के साथ साथ। मैं लौटती हूँ दोनों ही मेहमानों के पास। फिर से एक और दर्शक है, सुषमा जी फिर से जुड़ गई हैं। सुषमा जी, स्वागत है आपका। जी, मेरा कहने का मतलब ये है, हेलो जी बोलिए, कि जब बच्चों के साथ ये दरिंदगी होती है तो उसी टाइम फांसी देनी चाहिए। जनता को ये हक होना चाहिए, जिसने ऐसा गंदा काम किया उसी टाइम क्यों नहीं मारा जाता, उसी वक्त मारना चाहिए। सुषमा जी, हम लोग भावनाओं से जोड़कर इसको देखते जरूर हैं और मुझे लगता है कि हर इंसान भावनात्मक होता है और इस तरीके से देखता है, लेकिन वही बात जो धर्मवीर जी ने अभी कही है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत ही सब कुछ होता है, किसी निर्दोषी को सजा नहीं दी जा सकती, इसलिए सबको मौका दिया जाता है। खैर, बहुत शुक्रिया आपका, जुड़े, आप हमारे साथ अपनी राय साझा की। एक और दर्शक है, राजकुमार जी भिवानी से जुड़ गए। राजकुमार जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरा कहना तो ये है जी, इस देश के अंदर ये जो मोबाइल चले हुए हैं ये सबसे दोषी है। बलात्कार को बढ़ावा देना,
चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये जो क्रिमिनल होता है ये सारा मोबाइल सिस्टम सर से मोबाइल होता है। फोन्स तो हम भी यूज करते हैं, आप भी यूज करते होंगे, 2 मेहमान बैठे हैं वो सब यूज करते हैं सर। फिर भी मैं तो मैडम ये कहता हूँ कि इस पे कोई सरकार बैन नहीं लगाता। जो भद्दी भद्दी चीजें दिखाई जाती है, देखते हैं लड़के लड़कियां, इन पे मेरी उम्र तो 60 साल के लगभग है। बाकी ये जो बच्चे गंदी गंदी चीजें देखते हैं, ये क्रिमिनल और ये बलात्कार में अहम भूमिका निभाते हैं। ये मोबाइल के ऊपर सरकार का कोई प्रतिबंध होना चाहिए। मोबाइल पर सर कंटेंट की बात कर रहे हैं आप, मोबाइल की नहीं कंटेंट की बात करें। चलिए शुक्रिया आपका, जुड़े आप हमारे साथ। एक और दर्शक हैं राजेश जी, जयपुर से जुड़ गए। राजेश जी स्वागत है आपका। राजेश जी मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ जी। हाँ जी, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए सर। मेरी सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है, जब भी आप कॉल पर जुड़ते हैं अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लिया कीजिए, क्योंकि आवाज मिल पाने में बहुत दिक्कत होती है। राजेश जी दोबारा से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर राकेश, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। निर्भया कांड से हम सब वाकिफ हैं, हर आंख नम हुई थी, हर दिल रोया था। साल 2013 में केंद्र सरकार की तरफ से निर्भया फंड राज्य सरकारों को भेजना शुरू कर दिया गया था, लेकिन इसका पूरा इस्तेमाल किया गया है क्या? क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा में निर्भया फंड के तहत 40 करोड़ से ज्यादा रुपए केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए हैं, लेकिन उसका कितना इस्तेमाल अब तक हुआ है बेटियों की सुरक्षा के लिए? सर आंकड़े आप बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि आंकड़े मेरे पास भी हैं। जी मैं एक भाई हमारे ये कह रहे थे कि जी सरकार ने क्या किया। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि झज्जर के अंदर जो चुनाव लड़ने से पहले मैंने पीएनजीटी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का एक हिस्सा है, उसका मॉनिटरिंग मैंने झज्जर जिले के अंदर किया था। और उस समय पे झज्जर जिले की जो महिलाओं की जो रेशो थी, वो रेशो 800 से लेकर के 920 तक पहुंचाने का काम हमने किया था। और बहुत निष्ठा और ईमानदारी के साथ लोगों को भी मनाया था, डॉक्टरों को भी मनाया था। जो नहीं मान रहे थे उनको जेल के अंदर भी भेजा गया है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार या सरकारी कर्मचारी या अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। जैसा कि धर्मवीर जी ने भी बताया, आप ये जानते सर मुझे एक बार निर्भया फंड के आंकड़े भी जरूर बताइएगा कि निर्भया फंड का कितना इस्तेमाल हुआ, क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए भी क्योंकि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं। मैं एक सवाल आपसे पूछती हूँ, बेटी पढ़ेगी कैसे जब बेटी बचेगी नहीं? 5 साल की मासूम थी सर, 5 साल की मासूम बच्ची। बिल्कुल ये जो हादसा हुआ है, ये निर्भया जैसा ही एक हीनियस क्राइम एक हुआ है। और मैं आप एक देखेंगे कि जिन लोगों की मानसिकता विकृत है, और जो एक भाई अभी बीच में हमारे बता रहे थे कि भाई जो कंटेंट का जो नेट पे कंटेंट का जो इशू है उसको टेकअप करना चाहिए कहीं ना कहीं, मेरा ये मानना है। और वो बच्चों की दिशा को बदलता है, इससे वो भ्रमित होकर के बच्चे गलत काम करना शुरू करते हैं। और ये जो यहाँ की जो विषय है, मैं इस बारे में नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत वाजिब सवाल था। बिल्कुल, और इसमें मुझे लगता है हम सरकार से सवाल पूछते हैं क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है जनता के प्रति, और आप सरकार में सर तो सवाल मुझे करने पड़ेंगे। लेकिन ये बात भी हम बखूबी जानते हैं कि एक आम आदमी की, एक आम नागरिक की भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। माता पिता का अपने बच्चों पर कितना कंट्रोल है, बच्चों पर कितनी नजर है उनकी, ये सब चीजें, मोरल वैल्यूज, एथिक्स, ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ पूरी तरह से। मैं आपके पास लौटती हूँ। हिम्मत सिंह है, एक दर्शक गुड़गांव से जुड़ गए मेरे साथ। हिम्मत सिंह जी स्वागत है आपका। हाँ जी मैडम, ये बात है अब जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश आते हैं उसे डिस्ट्रिक्ट जज सुनाई नहीं करते हैं, और उसमें वो रिटायरमेंट पे आते हैं, भ्रष्टाचार करके निकल जाते हैं कि जब तक पब्लिक मैन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएगा इतने तुम पेंशन भाग जाओगे। तो मैं तफ्तीशी रहा हूँ, मैंने हीनियस क्राइम को कमिट कराया है सेशन कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और हाई कोर्ट में भी एविडेंस दिए और सुप्रीम कोर्ट में भी अगेंस्ट एंटी टेररिस्ट एविडेंस और एफिडेविट दिए। पर जो आदेश हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से आते हैं, ये जज रिटायरमेंट पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगते हैं और भ्रष्टाचार करके बिल्कुल सर, भ्रष्टाचार का कुल मिलाकर भ्रष्टाचार का मुद्दा आप उठा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, राय साझा के। एक और दर्शक है राज सिंह जी, वो जुड़ गए हैं। राज सिंह जी स्वागत है आपका।
लगता है संपर्क उनसे टूट गया है। डॉक्टर राकेश, मेरा वही सवाल है आपसे कि निर्भया फंड का अब तक हरियाणा में कितना प्रयोग हुआ है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं अब तक 70% इस्तेमाल भी निर्भया फंड का हरियाणा में नहीं किया गया। कहां कहां किया गया है वो आंकड़े भी मेरे पास हैं, लेकिन क्यों महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये इंतजाम नहीं किए गए, इस फंड का इस्तेमाल नहीं किया गया? देखिए, जो भी सरकार की नई पॉलिसी आ रही है महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए, दुर्गा ऐप है और जो थानों में जो महिलाओं की जो भागीदारी है, उसमें नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना, पुलिस के अंदर विशेष रूप से, ये सब के सब कहीं ना कहीं इस सब में फंड्स की आवश्यकता रहती है। और जो पैसा है वो ये ठीक है, आप खुद ही कह रहे हैं 70% के आसपास हुआ है, तो मैं कह रही हूँ सर 70% भी नहीं किया गया, आंकड़े बता रहे हैं। जी, वो हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम उससे और भी कोई अच्छा जो आइडिया लगा करके इस प्रकार से महिलाओं की सुरक्षा की जाए, बच्चों की सुरक्षा की जाए, वो हम अपने सरकार को भी निवेदन करेंगे कि भी इसको और अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए। धर्मवीर जी, अभी एक दर्शक जुड़े थे और उन्होंने कंटेंट का मुद्दा उठाया था कि कंटेंट जो हम देखते हैं, आजकल बच्चे देखते हैं, उनका मानसिकता पर बहुत बुरा असर पड़ता है। सरकार की भूमिका एक तरफ, सरकार की जिम्मेदारियां हैं और सरकार से सवाल भी पूछे जाएंगे, लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते, इस देश का नागरिक होने के नाते हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। आपका कंटेंट को लेकर के क्या कुछ कहना है? देखिए, मैं बिल्कुल भी इससे सहमत नहीं हो सकता और किसी को भी आज की समाज में इससे सहमत नहीं होना चाहिए। जो मौजूदा मामला जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एक 4 साल या 5 साल का जो बच्चा अबोध बालक है, वो कंटेंट से कैसे प्रभावित हो सकता है? जो ये लोग कहना चाह रहे हैं, जो हरियाणा प्रदेश मैं माफी के साथ रोकना चाहूंगी, वो बच्चों की बात इस तथ्य में कर रहे हैं कि आजकल छोटे छोटे बच्चे गलत साइट्स देखने लग जाते हैं क्योंकि उनके पास अवेलेबिलिटी है। हाँ, लेकिन उसको मौजूदा मामले से कनेक्ट या जो क्राइम अगेंस्ट माइनर चिल्ड्रन जो बच्चों के साथ अपराध है, उससे जोड़कर नहीं देखा जा सकता। उसके दूसरे मानसिक विकृतियों पर प्रभाव पड़ सकते हैं, लेकिन जो कंटेंट है और वैसी जो साइट्स जिन पे ऐसे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं, वो ज्यादातर तो ब्लॉक या बैन होती हैं, लेकिन फिर भी उनको मॉनिटर करना चाहिए। और माँ बाप के स्तर पर न केवल कंटेंट्स मोबाइल के, बल्कि इसके अलावा जैसे मौजूदा मामले में जो तथ्य सामने आए, ऐसे में भी हमें खुद आगे बढ़कर भी अपने छोटे बच्चों की सुरक्षा की तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत है, सरकार और पुलिस के अलावा। सरकार और पुलिस चाहे सवालिया घेरे में इस मामले में आते हों, दूसरे मामलों में आते हों। देखिए, प्रकाश सिंह आयोग की रिपोर्ट मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा। प्रकाश सिंह आयोग की रिपोर्ट के बाद ये निर्देश उच्चतम न्यायालय ने भी दिए हुए हैं कि जो पुलिस व्यवस्था है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर जो लागू करने वाले पुलिस अधिकारी हैं और जो महीन जांच ऐसे मामलों में करने वाले अधिकारी हैं, उनको सेग्रीगेट अलग अलग करने की जरूरत है, विशेष प्रशिक्षण। यानी आप कह रहे हैं फिल्टर करने की जरूरत है। चलिए, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस खास चर्चा में अपनी राय साझा करने के लिए, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। बहुत तकलीफ होती है ऐसी खबरें देखते हुए भी और दिखाते हुए भी, हमें भी होती है, दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है, आंसू भी आते हैं, क्योंकि एक पत्रकार भी तो आखिर एक इंसान होता है। भावनाएं हर इंसान के अंदर होती हैं, लेकिन क्या करें, समाज के प्रति जिम्मेदारियां भी हैं और इसीलिए ये बताना और दिखाना भी जरूरी है कि समाज किस दिशा में जा रहा है, ताकि हम और आप मिलकर एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकें। मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।